नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये गणतंत्र दिवस आपके लिए नई खुशियां लेकर आए और इस साल आप एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ, जो कि आपकी रिसेंटली रेलवे NTPC के एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ साथ ये क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेलवे मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट करता है। तो जिन भी बच्चों का भी NTPC का एग्जाम नहीं हुआ है तो वो तो देखें, साथ साथ जिनका हो गया है वो भी इसलिए देखें क्योंकि स्टेज 2 में भी इनमें से क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे और सभी क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत के संविधान से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, संसद में शामिल। देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। संसद में शामिल है, तो देखिए संसद में कौन कौन शामिल होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, संसद। देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 79, ये भी याद रखिएगा कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 79 के तहत जो संघ की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। जो संसद होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। किसके तहत, जो आर्टिकल 79 के तहत, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते बताएंगे दोस्तों। सरकार की निम्नलिखित व्यवस्थाओं में द्विसदनात्मक किसकी अनिवार्य विशेषता होती है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है फिर से, जो द्विसदनात्मक होती है वो इनमें से संघीय व्यवस्था की अनिवार्य व्यवस्था होती है। देखिए जो संघीय व्यवस्था होती है वो 2 प्रकार की सरकारें होती है संघीय व्यवस्था के अंतर्गत। कैसी होती है, एक होती है आपको पता होगा केंद्र सरकार होती है और दूसरी होती है राज्य सरकार होती है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जो केंद्र सरकार होती है वो राष्ट्रीय समस्याएं, जितने भी समस्याओं का समाधान देखती है, जितनी भी राष्ट्रीय समस्याएं होती है, जैसे कि आपकी जितने सेना होती है जो आपके दूसरे देशों से आक्रमण को रोकती है, मतलब युद्ध संबंधित होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, तो ये क्या करती है, केंद्र सरकार देखती है। और राज्य सरकारों का काम क्या रहता है कि राज्य स्तर की जितनी भी समस्याएं रहती है उनका निराकरण करना, ठीक है ना। तो ये किसके अंतर्गत आता है, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है, द्विसदनात्मक है ना, द्विसदनवाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए अभी। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में कौन पंचायती राज से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी समिति या फिर आयोग इनमें से पंचायती राज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर से राइट आंसर दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति है। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार होता है। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनको कहां पर सुनवाई करने का अधिकार होता है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, भारत का कोई भी विधि न्यायालय, कोई भी भारत का विधि न्यायालय, वहां पर वो सुनवाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। VIMP क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि सबसे पहले किस वर्ष में किया गया था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो ये आपका 1956 से स्टार्ट हुए थे। कब से हुए थे, 1956। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते बताएंगे दोस्तों, स्क्रीन पर संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, मतलब नेफा, आपने नाम सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, वह अब है। तो देखिए पहले जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जिसको जाना जाता था उसको अब अरुणाचल प्रदेश राज्य कहते हैं। इसको पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया। VIMP क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्स के लिए। कब दिया गया था हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम। तो ये दिया गया था दोस्तों 1954 में। कब दिया गया था, 1954। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। कोशिश कीजिएगा दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सबसे पहले तो एक लाइक कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी, और साथ साथ क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर भी आप लिखते चलें, वीडियो पॉज करके। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विधानसभा की बैठक में अध्यक्षता इनमें से कौन करता है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर से राइट आंसर, विधानसभा अध्यक्ष करते हैं विधानसभा की बैठक में अध्यक्षता, ठीक है ना। अनुच्छेद 180 के तहत विधानसभा बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष ही करता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये काम, तो ये आर्टिकल आपके 180 के तहत आता है, ठीक है ना। ये भी छोटी छोटी बातें याद रखिएगा और पूछी जा सकती है बहुत डीप में अगर क्वेश्चन आ गया तो। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्यावधि कितनी होती है। तो देखिए जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनकी कार्यावधि होती है आपकी 2 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर 2 ईयर्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है। तो देखिए जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उनको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो देखिए, जो संसद के 2 सदनों के बीच का अंतराल आपका 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए नॉर्मली, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था आपके राजस्थान ने। कौन से राज्य ने अपनाया था? राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, देखिए कब जो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का आरंभ कब हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है इसमें। तो ये 2 अक्टूबर 1959 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने किया था। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर से किया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 से, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त संविधानवाद के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सी शर्त नहीं है संविधानवाद के लिए आवश्यक? तो शक्तिशाली नौकरशाही, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। यह आवश्यक नहीं, जबकि अधिकार और स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन भी होना चाहिए और स्वतंत्र न्यायपालिका भी होना चाहिए, ठीक है ना। ये तीनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत ही डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? इनमें से वीआईएमपी क्वेश्चन दोस्तों। तो कहां पर नहीं बनी है महिला मुख्यमंत्री? तो महाराष्ट्र राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बनी, जबकि तमिलनाडु में अब तक 2 बार महिला मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्र और जयललिता, तमिलनाडु में 2 बार महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है। राजस्थान में भी आपकी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है वसुंधरा राजे, और उत्तर प्रदेश में 2 महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती, ये 2 बन चुकी है। सभी जगह मतलब 2-2 एक जगह बन चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी महिला मुख्यमंत्री बनी हो। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वाला। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दबाव समूह द्वारा नहीं अपनाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की भागीदारी। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की भागीदारी यह अपनाई नहीं जाती, जबकि घेराव, लांबी, प्रचार ये तीनों ये कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सशस्त्र सेना ध्वज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वीआईएमपी क्वेश्चन रहेगा। तो भारत में जो सशस्त्र सेना ध्वज दिवस है वो आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? कौन करता है निम्नलिखित में से प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित? तो ये की जाती है दोस्तों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन करता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? तो देखिए मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार आपका मयूर, किसकी? मयूर, रेमसे मयूर की देन है। क्या नाम है इनका पूरा नाम? रेमसे मयूर की देन है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे दोस्तों, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? वीआईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, वीआईएमपी क्वेश्चन। जो आंसर है इसका उस व्यक्ति से संबंधित बहुत क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, और होगा तो मैं आज शाम को उस व्यक्ति से, उस महान व्यक्ति से संबंधित क्वेश्चंस भी, जितने 100+ क्वेश्चंस भी शाम को मैं लॉन्च कर दूंगा, शायद पूरी कोशिश करूंगा 7:30 बजे, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा आप। तो दोस्तों नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर राइट आंसर गांधी जी का कथन था। गांधी जी शक्ति के विकेंद्रीकरण के प्रबल पक्षधर थे। मतलब गांधी जी क्या चाहते थे कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्या होना चाहिए? उनका कहना था कि नीचे तक पहुंचाइए पावर को, मतलब पंच सरपंच वहां तक पहुंचाइए, गांवों तक पावर पहुंचाइए, तो ही आप एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। मतलब भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, तो ये गांधी जी का कथन था, ठीक है ना। और गांधी संबंधित मैं वीडियो आज रात को लाने वाला हूं शाम को 7:30 बजे, जिसमें मैं 100+ MCQ बताऊंगा आपको, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रेलवे गांधी जी से आसपास पूछ रहा है डेली, मतलब हर शिफ्ट में पूछ रहा है 4 से 5 क्वेश्चन। तो आपके एनटीपीसी ग्रुप डी वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है वो, ठीक है ना। तो 20 मिनट का वीडियो आएगा, लेकिन जरूर देखिएगा शाम को 7:30 बजे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिससे पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिए हों। तो कितने? 4 या अधिक राज्यों में। अगर वो 4 या फिर अधिक राज्यों में कुल जितने मत पड़े उससे 6% प्राप्त कर लेता है, तो उससे राष्ट्रीय राजनीतिक दल घोषित कर दिया जाता है, ठीक है ना। एक ये उन्होंने एक लिमिट लगा रखी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो देखिए संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदन कौन से हैं आपके? ये होता है लोकसभा और विधानसभा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रावधान कहाँ लागू किया गया था?
स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदाधिकारियों को हटाने का प्रत्यावन प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? तो ये आपका मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। सबसे पहले कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो देखिए, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या है आपकी 500। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 500 है। तो किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या संविधान के अनुच्छेद 170(1) के तहत, आर्टिकल कौन सा है? 170(1) के तहत 500 से अधिक नहीं हो सकती, जबकि न्यूनतम 60 सदस्यों का प्रावधान है। न्यूनतम कितना है? 60 सदस्यों का, और अधिकतम कितना है? 500। किसके तहत? आर्टिकल 171 के तहत, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कि निम्न आयोगों में से कौन सा आयोग केंद्र एवं राज्य सरकार के संबंधों के परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था आपका सरकारिया आयोग। कौन सा आयोग था वो? सरकारिया आयोग। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। देखिए, सरकारिया आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था। देखिए, केंद्रों और राज्यों के जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए ही बना था सरकारिया आयोग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। और सबसे पहले रिपोर्ट इसने अपनी 1988 में प्रस्तुत की थी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों ये होता है आपका संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें कौन निर्धारित करता है? संसद के द्वारा ही निर्धारित की जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है आपकी अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 338 के तहत की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सदस्य नहीं है, इनमें से किसका सदस्य नहीं है भारत? देखिए, G8 का सदस्य नहीं है भारत, ठीक है ना, जबकि G20 का भी है, सार्क का भी है, यूनाइटेड नेशन का है। G8 के सदस्य कौन कौन हैं? तो G8 के सदस्य हैं आपके कौन कौन आते हैं G8 के अंतर्गत? नोट कर लेना दोस्तों। कनाडा आता है आपका, फिर एक अमेरिका आ जाता है, फिर ब्रिटेन आ जाता है, फिर फ्रांस आ जाता है, फिर जर्मनी आ जाता है, फिर जापान, इटली आ जाता है और रूस आ जाता है, ठीक है ना। इतने लोग आ जाते हैं, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, रूस, ठीक है ना। ये G8 के सदस्य देश है, जबकि भारत अन्य तीनों का सदस्य G8 का नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना जरूरी है? तो दोस्तों कम से कम 2 बार बुलाया जाना जरूरी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे दोस्तों, संसद का अभिन्न अंग में से कौन है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा भी है, लोकसभा। मैंने आपको बताया था संसद किससे मिलकर बनी होती है, तो आपकी राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, ठीक है ना। ये तीनों ही अभिन्न अंग होते हैं, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। चलिए, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तदर्थ समिति कहा जाता है, एडहॉक कमेटी, ठीक है ना। अगर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति बनाती है संसद तो उसे तदर्थ समिति या फिर एडहॉक कमेटी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे दोस्तों, स्क्रीन पर किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर, महाधिवक्ता। संविधान के अनुच्छेद 165(1) के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्ता किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकता है। किसके तहत होता है ये? 165(1) के तहत, ठीक है ना, आर्टिकल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महाधिवक्ता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक पूछा है, कौन है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर, न्यायपालिका। कौन होती है मूल अधिकारों का संरक्षक? न्यायपालिका होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किसने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जीता था? स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में तो दोस्तों ये जीता था आपके श्री वी गिरी ने, ठीक है ना। कब? 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहे थे, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे, ठीक है ना। वही बात की जाए सबसे यंग, मेरे ख्याल से यंग का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में कि यंग राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपके संजीव रेड्डी थे, ठीक है ना, जो कि 77 से 1982 तक रहे थे। तो इनका कार्यकाल नोट कर लेना। वी गिरी स्वतंत्र रूप में चुने गए थे 24 अगस्त 1969 से लेकर तो 1974 तक, ठीक है ना। और इसके बाद 1977 से लेकर 1982 तक इनका कार्यकाल था संजीव रेड्डी का। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? कौन सी नहीं है? तो देखिए ग्राम सहकारी सोसाइटी ये पंचायती राज संस्था नहीं, जबकि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत ये तीनों ही पंचायती राज संस्था के अंतर्गत आती है, जबकि ग्राम सहकारी सोसाइटी नहीं आती, ठीक है ना, इसका उल्लेख नहीं है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा जिसके नाम से जुड़ी है वह है कौन सी? तो देखिए प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा जुड़ी है आपकी लॉक से। किससे जुड़ी है? लॉक। ऑप्शन नंबर डी राइट। लॉक ने व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकारों जैसे जीवन, संपत्ति व स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता प्रदान की है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो कौन नहीं है इनमें से संयुक्त राष्ट्र का अंग? देखिए कौन कौन से होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी आता है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत, न्यासी परिषद भी आता है और आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद भी आते हैं, जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो देखिए उच्चतम न्यायालय में एक तो होता है आपका मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा अधिकतम अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं आपके 25 तक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 25। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधानेतर और असंविधिक है? कौन सा निकाय है इनमें से जो संविधानेतर भी है और असंविधिक भी है? तो ये दोस्तों आपका योजना आयोग आता है इसके अंतर्गत। कौन सा आता है? योजना आयोग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए इसको स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो जिस प्रक्रिया से भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है उसे बोलते हैं दोस्तों नियुक्ति। नियुक्ति की प्रक्रिया से, निर्वाचित नहीं करते हैं अपन, नहीं मनोनयन करते, नहीं चयन करते हैं, नियुक्ति होती। क्योंकि क्या करते हैं हम प्रधानमंत्री के लिए सांसदों को चुनते हैं बस, फिर सांसद क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं एक प्रधानमंत्री को। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए संविधान के अनुच्छेद 75 फर्स्ट के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर कौन करता है नियुक्त? कौन करता है फाइनली? राष्ट्रपति करता है कि अपने देश के प्रधानमंत्री को नियुक्त। ठीक है ना, किसके तहत करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 75 फर्स्ट के तहत। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कीजिएगा। तो सुश्री एम.एल. फातिमा बीवी जो कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है ना, उन्होंने वर्ष 1989 में अपना पदभार ग्रहण किया था। कब बनी थी ये? 1989 में बनी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शारदा सदन की स्थापना कब हुई थी? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, शारदा सदन की स्थापना की गई थी आपकी 1889 में। कब की गई थी? 1889 में, 1889 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते स्क्रीन पर बताएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो दोस्तों प्रशासन। जबकि आबादी, प्रभुसत्ता, क्षेत्र तीनों ही अनिवार्य तत्व है। प्रशासन राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं। कौन कौन से हैं 4 अनिवार्य तत्व? बताता हूँ मैं आपको राज्य के। एक होता है उसका जनसंख्या मतलब आबादी, एक होता है राज्य क्षेत्र मतलब भूमि या फिर भूभाग, एक होता है सरकार एवं प्रभुसत्ता, और होता है सरकार एवं प्रभुसत्ता। एक होगा सरकार और एक होगा आपका प्रभुसत्ता या फिर उसको संप्रभुता भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये 4 उसके प्रमुख अंग होते हैं। प्रशासन नहीं आता है। कौन कौन से आते हैं? जनसंख्या, राज्य क्षेत्र, सरकार एवं प्रभुसत्ता या फिर संप्रभुता कहते हैं उसको। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? VIMP क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों किया गया था आपके अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, VIMP क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो नोट कीजिए दोस्तों, संसद के द्वारा चलाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? देखिए भारतीय संविधान का अगर अंतिम व्याख्याता की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है? तो जो CAG होता है वो जो लोक लेखा समिति होती है उसके लिए एक मित्र या फिर एक दार्शनिक या फिर एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? CAG। किसके लिए करता है? लोक लेखा समिति के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है आपकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, बताइएगा स्क्रीन पर, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो दोस्तों ये बने थे आपके 1929 में बने थे जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते बताएंगे दोस्तों, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति सबसे पहले अपनाई गई थी आपके 2001 में। कब अपनाई गई थी? 2001 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो ये 42वां जो संविधान संशोधन था
उसमें समाजवाद शब्द को सम्मिलित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 42वां संविधान संशोधन, बहुत बड़ा संविधान संशोधन इसको माना जाता है, ठीक है ना, जिसमें आपका समाजवाद जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है ना, 1976। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम महिला राज्यपाल इनमें से कौन है? तो दोस्तों ये आपकी सरोजिनी नायडू है, ठीक है ना। 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। और प्रथम महिला राज्यपाल इनमें से कौन है? तो ये आपकी सरोजिनी नायडू है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, मुख्यमंत्री के पास होती है सारी। किसके पास होती है? मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के कानूनों को बनाता है? तो कानूनों को बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों ही मिलके जितने भी कानून बनाए जाते हैं भारत में यही बनाते हैं, ठीक है ना, मतलब संसद, कुल मिला के तीनों जो पार्ट होते हैं संसद के। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये आपका ये साम्यवाद के साथ जुड़ा हुआ है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आपके साम्यवाद के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितनी नगर पालिकाएं हैं? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, राजस्थान में लगभग 149 से थोड़ा बढ़ घट सकती हैं, एक बार इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। 190 कुल नगर निकाय हैं, जिसमें 7 नगर निगम, 34 नगर परिषद और 149 नगर पालिकाएं। टोटल तो 190 नगरीय निकाय हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या है आपके 7 नगर निगम हैं, 34 नगर परिषद है और 149 नगर पालिका, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत डीप क्वेश्चन इतना आएगा नहीं आपको। देखिएगा दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित होते हैं, VIMP क्वेश्चन किस में होते हैं? तो नोट कर लेना दोस्तों, भाग 4 के अंतर्गत, संविधान के जो भाग 4 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित होते हैं, VIMP क्वेश्चन, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्यों को किसके थ्रू जोड़ा गया था? तो 42 जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत जोड़ा गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक आपके राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है, अनुच्छेद 207 के अनुसार, ठीक है ना। राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल 207। ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स भी याद रखिए, अगर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज वैसे भी स्वतंत्रता दिवस है, तो प्लीज़ वीडियो को जाने से पहले एक लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज गणतंत्र दिवस था, तो मैंने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर देगा। शाम को महात्मा गांधी संबंधित वीडियो भी आएगा, और जितने छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे में, वो भी मैं आपको कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, तो वीडियो को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।